गोदान का योगिन यथार्थ वर्ग का नाम है। पहला सवाल है, गोदान दो पीढ़ियों की टकराहट की कथा है जो मुख्यतः होरी और गोबर के द्वंद्व से व्यक्त हुई है। इस कथन के आलोक में गोदान में विद्यमान पीढ़ी संघर्ष पर विचार करें। पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन प्रश्न हैं। इन तीन प्रश्नों का जो संबंध है कुछ कुछ ऐसा है, ऐसा कंटेंट सेम है। उसी कंटेंट में से कौन से प्रश्न में कौन सा मुद्दा आएगा ये समझना है। एक प्रश्न है, अपने युग का प्रतिबिंब और आने वाले युग की प्रसव पीड़ा, वो सबसे बड़ा है। ये चित्र बना लीजिए, इससे आपको परीक्षा के समय दिक्कत नहीं होगी। तो तीन सर्कल्स में जो सबसे बड़ा सर्कल है वो है अपने युग का प्रतिबिंब और आने वाले युग की प्रसव पीड़ा। जो बीच वाला सर्कल है उसको आप मोटे तौर पर सामंतवाद और पूंजीवाद कह लीजिए। जो सबसे छोटे वाला है उसे कहिए पीढ़ियों की टकराहट। ठीक है, स्पष्ट हुआ? अभी कंसेप्ट सारा समझेंगे। सिर्फ इतना स्पष्ट हुआ कि तीन सर्कल्स में कौन सा क्या है। सबसे बड़ा कौन सा? अपने युग का प्रतिबिंब और आने वाले युग की प्रसव पीड़ा। जो उससे छोटा सर्कल है वो है सामंतवाद और पूंजीवाद का द्वंद्व, और सबसे छोटा है पीढ़ियों की टकराहट। अब आपके जो नोट्स हैं उसके बेस पर मैं आपको तीनों का संबंध स्पष्ट कर देता हूं। सबसे पहले देखते पीढ़ियों की टकराहट क्या है, और जैसी कंसेप्ट समझ में आएगा तो ये बात अपने समझ में आएगी। पहली बात, क्या है, क्यों होती है, और फिर उसके उदाहरण हमारे पास गोदान में कौन से हैं। जब ये समझ में आएगा तो इसका लिंक इन दोनों प्रश्नों के साथ समझ में आ जाएगा। कल मैंने आपसे कहा था कि पीढ़ियों की टकराहट एक बहुत सामान्य सी बात है, और इसको हम इस सेंस में नहीं देखते कि बुरी बात है, हम इस सेंस में नहीं देखते। पिता और पुत्र की, माँ और बेटी की, या क्रॉस कर लें इसको, उनका हर झगड़ा पीढ़ियों का संघर्ष नहीं होता है। जैसे एक पिता ने अपनी संपत्ति अपने बच्चों में बराबर नहीं बांटी, और इस वजह से जिस बच्चे को संपत्ति कम मिली वो नाराज हो गया। उसमें और उसके पिता में संघर्ष हुआ, ठीक ठाक हुआ, वैचारिक हुआ पहले, फिर वाचिक हुआ, फिर दैहिक हुआ, और ठीक ठाक जुदम पैजार हुई बाप बेटे के बीच में, गाली गलौज हुई जम के। ये पीढ़ी संघर्ष नहीं है, ये तो हितों का संघर्ष है। और हितों का संघर्ष दो भाइयों में हो, दो बहनों में हो, पति पत्नी में हो, बाप बेटे में हो, बाप बेटी में हो, किसी में भी हो, वो सब एक ही प्रकार का, उसको पीढ़ी संघर्ष नहीं कहते। पीढ़ी संघर्ष का अनिवार्य मतलब है विचारों का संघर्ष, और वो विचारों का संघर्ष ऐसा होना चाहिए कि एक समय में विद्यमान दो पीढ़ियों में औसत रूप से विचारों का अंतर चल रहा है। यानी जो पीढ़ी एक है औसत रूप से उसके विचार एक खास किस्म के हैं, और पीढ़ी दो के औसत विचार दूसरे किस्म के हैं। वो इंडिविजुअल एक व्यक्ति की बात नहीं होनी चाहिए। तो सामान्य विचार एक पीढ़ी का, सामान्य विचार दूसरी पीढ़ी से अलग हो जाए तो आप समझिए कि पीढ़ी संघर्ष है, नहीं तो नहीं है। मसलन मान लीजिए 100 पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, 100 नई पीढ़ी के लोग हैं। अगर एक दो में ही टकराहट है तो पीढ़ी संघर्ष नहीं है। पीढ़ी संघर्ष का मतलब है कि पुरानी पीढ़ी सामान्यतः एक बात मानती है, नई पीढ़ी सामान्यतः उसके विपरीत कुछ और मानती है, और इस वजह से वैचारिक मुद्दों पर तनातनी उनके बीच में हो जाती है। बेशक व्यक्त हो या व्यक्त ना हो, लेकिन वो संघर्ष मानसिक रूप में मौजूद रहता है। स्पष्ट हो गया? तो हितों के संघर्ष को पीढ़ी संघर्ष नहीं कहेंगे,
एक परिवार में घटना घटे उसको पीढ़ी संघर्ष नहीं कहेंगे। एक पूरी पीढ़ी और दूसरी पूरी पीढ़ी के बीच में अंतराल नजर आना चाहिए, तब पीढ़ी संघर्ष होगा। पीढ़ी संघर्ष क्यों होता है? कल जैसे आपने क्लास में 2-3 बच्चों ने कहा कि हमें अपने पेरेंट्स से कोई शिकायत है ही नहीं, मतलब कोई वैचारिक मतभेद होता ही नहीं। तो पहले समझे कि क्यों होता है पीढ़ी संघर्ष। देखिए, पीढ़ी संघर्ष इसलिए होता है कि विचार अलग अलग हैं। विचार क्यों अलग होते हैं? अब बहुत कॉमन सेंस की बात है। आज के समय में पीढ़ी संघर्ष होने की संभावना ज्यादा है या प्राचीन काल या मध्य काल में संभावना ज्यादा थी? आज के समय में। इसकी वजह क्या है? क्योंकि आप लोग आज पैदा हुए इसलिए? ये तो वजह नहीं है इसके पीछे। क्या वजह हो सकती है आज के समय में पीढ़ी संघर्ष ज्यादा क्यों होता है? हाँ बताइए। परिवेश ऐसा है। कैसा परिवेश है बताइए ना। टेक्नोलॉजी ज्यादा हो गई है? खुलापन ज्यादा है। नहीं, अगर किसी समाज में खुलापन ज्यादा है, जैसे सेंटिनल आइलैंड पे खुलापन बहुत ज्यादा है, पर वहां पीढ़ी संघर्ष तो नहीं होता। पर खुलेपन से पीढ़ी संघर्ष का अनिवार्य संबंध कैसे होगा? पश्चिमीकरण का प्रभाव है। एक जमाने में भारत में अफवाह थी कुछ भी गलत हो पाकिस्तान का हाथ है। आजकल अफवाह है कि पश्चिम का हाथ है। हर चीज के पीछे कुछ भी बिगड़े तो पश्चिम का हाथ है। यस यस यस, ये देखिए पहली बुद्धिमत्तापूर्ण बात आई यहां से। गुड। अब सब सोच रहे क्या बोल दिया इसने जो हम नहीं बोल पाए। आप क्या बोलना चाह रहे थे? वैश्वीकरण की वजह से। हाँ, मतलब वैश्वीकरण भी एक बड़ा कारण तो है ही। हाँ, इसमें देखिए सिंपल सा। हाँ बोल दो भाई, बोल दो। हाँ, एक ही ढर्रे पर चलता रहा था, उसके बाद चेंजेस ज्यादा हो गए। वातावरण भी काफी बदला, पोल्यूशन काफी बढ़ गया। सही बात है। PM 2.5 का लेवल बढ़ गया है, तो इस सबसे पीढ़ी संघर्ष बढ़ गया है। मैं जानता हूँ आप ये नहीं कह रहे थे, मैं हंसी मजाक कर रहा हूँ। आप तो वातावरण की बात कर रहे हैं ना। देखिए सिंपल सी बात है कि एक पीढ़ी संघर्ष में 2 शर्तें होती हैं, 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, 2 पीढ़ियां एक साथ हों। एक तो ये कंडीशन आने में बहुत समय लग जाता है। 2 पीढ़ियां हो का मतलब ये हुआ कि बेटा जवान हो चुका हो और बाप जिंदा हो। समझ रहे इस बात को? मतलब अगर बच्चा चुन्नू मुन्नू टाइप का है और बाप निकल गया, तो संघर्ष करने के लिए है कहा दोनों साथ साथ। तो संघर्ष करने की पहली शर्त है कि जीवन प्रत्याशा इतनी हो कि 2 पीढ़ियां एक साथ परिपक्व रूप से मौजूद हो। यानी बच्चा 20 से 30 साल की उम्र में है और बाप या माँ उतना पुराना हो गया है, तो करीब 45, 50, 55 की जीवन प्रत्याशा होगी, तो उसके बाद ही पीढ़ी संघर्ष होगा, उससे कम में होगा नहीं। तो एक तो डेमोग्राफिक रीजन ये है कि पीढ़ी संघर्ष उन समाजों में ज्यादा है जहां जीवन प्रत्याशा ज्यादा है। एक तो ये है। पर साहित्य में इस कारण की ज्यादा महत्ता नहीं है। हम दूसरे कारण पर ज्यादा फोकस करेंगे। पीढ़ी संघर्ष की दूसरी वजह क्या है? देखिए, एक पीढ़ी की औसत आयु हम मान लेते हैं 25 साल, ठीक है। 2 पीढ़ियां हैं तो आप मान लीजिए कि 50 साल का उनका वैचारिक समय हम मान लेते हैं कि रहता है। अगर किसी समाज में परिवर्तनों की गति इतनी कम है कि पिछले 50, 100 या 200 साल में कुछ खास परिवर्तन हुआ ही नहीं, मान लीजिए 100 ईस्वी, 200 ईस्वी, और इनके बीच में परिवर्तन नहीं के बराबर है। जब परिवर्तन नहीं के बराबर है तो ज्यादा संभावना क्या है कि जो बात बाप मान रहा था वही बच्चा मानेगा, क्योंकि पेरेंट्स